अस्सलाम वालेकुम, मैं खैर शहजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा डी का क्या प्रोसेस होता है और वीज़ा डी को फाइल करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हाउ हाउ कॉम्प्लेक्स दिस प्रोसेस इज़। तो ये सब चीज़ें मतलब वीज़ा डी के रेफरेंस से बात होगी। तो वीज़ा डी आपको मैंने बताया कि इट्स रिक्वायर्ड आफ्टर योर रेजिडेंस परमिट इज़ अप्रूव्ड। आपका रेजिडेंस परमिट जब अप्रूव हो जाता है, यू जस्ट गेट एन ईमेल कि आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया है। एंड मतलब यू डोंट गेट अ कार्ड, यू डोंट गेट एनीथिंग। इवन यहाँ पे भी कार्ड प्रिंट नहीं होता जब तक आप आके अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं देते। वंस यू अराइव इन ऑस्ट्रिया तो आके आपको फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, अपनी लेटेस्ट फ़ोटो देनी होती है, एंड देन योर रेजिडेंस परमिट गोज़ फॉर प्रिंटिंग। तो आपको जस्ट एक ईमेल मिल जाती है कि जी आपका रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्रूव हो गया एंड आप वीज़ा डी फाइल करें। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया क्या, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर आप वीज़ा डी की जो है एप्लीकेशन उसकी तरफ चले जाते हैं। वीज़ा डी की एप्लीकेशन के लिए आपके पास कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट एक आपको वीज़ा फॉर्म है, वो आपको वैसे खुद ही मेल कर देती है। सो वीज़ा डी नेशनल वीज़ा इसको बोलते हैं। इट्स नॉट अ शेंजन वीज़ा, इट्स नेशनल वीज़ा, नेशनल ऑस्ट्रियन वीज़ा। इस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं विद इन ऑस्ट्रिया। और फर्स्ट टाइम आप जो है इस पे ट्रैवल करके ऑस्ट्रिया आते हैं, देन यू गेट योर रेजिडेंस परमिट, और फिर उसके बाद यूरोप जो है दैट्स ओपन टू यू। लेकिन वीज़ा डी पे नॉर्मली लोग जो हैं वो पहले ऑस्ट्रिया ही ट्रैवल करते हैं। तो इट्स बिकॉज इट्स अ नेशनल वीज़ा, इट्स नॉट अ शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा जो होता है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आपके पास रेजिडेंस परमिट आ जाता है देन शेंजन इज़ ओपन टू यू। अच्छा, अब वीज़ा डी की एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? वीज़ा डी की एप्लीकेशन के लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होता है, और जिसको वीज़ा डी एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपकी एक फ़ोटो चाहिए होती है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पे होती है, और उसके बाद आपको जो वेरिफिकेशन है वो चाहिए होती है। वीज़ा डी का अगर आप फॉर्म, वीज़ा डी जो आपका अप्रूवल होता है रेजिडेंस परमिट का, सॉरी, वो चाहिए होता है आपको। ये 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉर्म, फ़ोटो, पासपोर्ट और वेरिफिकेशन जो सॉरी फिर से वेरिफिकेशन कह के जो आपकी अप्रूवल होती है रेजिडेंस परमिट की, वो आपको चाहिए होती है। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आप लेके आप चले जाते हैं वैसी पे। आप जो भी डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप अपना पासपोर्ट सबमिट करा आते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म दे आते हैं, अपनी सारी चीज़ें दे आते हैं। ये 3-4 जो हैं, और बस फिर उसके बाद आपको ईमेल या फ़ोन या जो कुछ भी आपको आता है, वैसे की तरफ से फ़ोन भी कर देती है कभी कभार एम्बेसी कि आपका जी वीज़ा डी अप्रूव हो के आ गया, तो आप आके पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर लें। वीज़ा डी का इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो वहीं पे एम्बेसी में होता है, कहीं मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता कुछ भी। वहीं पे स्टिकर प्रिंट होता है, वहीं पे दे गिव यू बैक, मोस्टली 10 डेज़ में 14 डेज़ तक दे देते हैं। अच्छा, अब वीज़ा डी की जो डेट होती है ना, समटाइम्स, अब कुछ मेरे एक दो भाई हैं उनका भी केस हुआ ऐसा कि उनको सारा प्रोसेस जो है पहले पिछले बैच के लिए वो लेट हो गए, फिर उन्होंने लीगलाइज करा ली थी, तो उन्होंने अब नेक्स्ट बैच के लिए अपनी यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपना ऑफर लेटर एक्सटेंड करा लिया। तो अब वो नेक्स्ट बैच के लिए पहले से रेडी हैं, मतलब उनका अप्रूवल भी आ गया, रेजिडेंस परमिट भी आ गया, उनका वीज़ा डी भी अल्लाह की तरफ से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो वो अब उनके पास वीज़ा डी भी है, लेकिन अभी वो ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वीज़ा डी की एप्लीकेशन फॉर्म में जो है उन्होंने लिखा था इंटेंडेड डेट ऑफ, उसमें आपने लिखनी होती है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल। उस डेट से आपका वीज़ा डी काउंट होना शुरू होता है। मतलब अब उसका कोर्स जो था वो 1 सितंबर से स्टार्ट था, तो मैंने उसको यही बोला था कि आप 25 अगस्त से अपना वीज़ा जो है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल लिखो, एक वीक पहले। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास अकोमोडेशन कब से अवेलेबल है। अगर आपके पास अकोमोडेशन 1 सितंबर से ही अवेलेबल है तो फिर आपको इंटेंडेड डेट जो है आपकी 1 सितंबर ही होगी। ज़ाहिर है आप आगे कहीं रोड पे तो नहीं रहेंगे, या मतलब आके होटल में समथिंग एक आध दिन पहले हो तो दे गिव यू, लेकिन इट्स अ लंबा ड्यूरेशन, तो फिर देयर इज़ अ क्वेश्चन कि यार ये आपके पास अकोमोडेशन जो आपने रेजिडेंस परमिट के टाइम पे सबमिट कराई थी, क्योंकि वो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा कंपेयर करके, तो वो जो आपने जो आपकी अकोमोडेशन है वो आपके पास 1 सितंबर से, वीज़ा आप मांग रहे हो 1 अगस्त से, तो वो डेफिनेटली फिर रेज अ क्वेश्चन। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मेक इट फ्रॉम 1 सितंबर। तो जिस टाइम से आपके पास आपकी वो है अकोमोडेशन, उस डेट से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अकोमोडेशन आपने पहले की ली है तो आप पहले भी आ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी 1 सितंबर है तो 28 अगस्त, 27 अगस्त यू कैन ट्रैवल, दैट्स नो इशू, क्योंकि एक दो दिन उनको पता है बंदा आके होटल में रह सकता है और समथिंग लाइक दैट। तो अब उनकी अप्रूवल माशाल्लाह आ गई हुई है, वीज़ा डी भी आ गया हुआ है सब कुछ, और वो अब वेट कर रहे हैं 1 सितंबर को मेरा ख्याल है फ्लाई करना इंशाल्लाह। तो वो इस तरह का उसमें इंटेंडेड डेट का जो है फॉर्म में ये एक ज़रूरी पॉइंट है बस, बाकी और वीज़ा डी में कुछ भी नहीं है।
इंटेंडेड डेट आप वही लिखेंगे जिस पे आपने ट्रैवल करनी है, और उस डेट पे आपने मतलब जिस डेट पे आपकी अकोमोडेशन मिल रही है, मतलब अगर आपने कोर्स बिगिनिंग है 1 सितंबर और आपने 1 सितंबर से ही अपनी अकोमोडेशन ली है, तो डेफिनेटली आपको मतलब 28 अगस्त 29 अगस्त तक आप ट्रैवल कर लो, नो इशू। तो आपको वो वीज़ा डी उसी डेट से देंगे। अच्छा, वीज़ा डी जो है वो 4 मंथ्स वैलिड होता है। मतलब अगर आप 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे तो ऑनवर्ड 4 मंथ, अगर आप दूसरे बैच के लिए मतलब फेबररी वाले विंटर इनटेक के लिए तो तब फेबररी ऑनवर्ड जो भी है। अब ये मैंने 2 बैचेस के बाद नाम तो ले लिए, समर विंटर इनटेक, लेकिन मोस्टली कोर्सेज जो हैं आपको यहाँ पे वो विंटर इनटेक में मिलते हैं सितंबर स्टार्टिंग। कुछ केसेस फरवरी में भी हो जाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग के कोर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। मैं इसके बारे में भी बात करूँगा अपने एक अलग व्लॉग में, यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर एंड ऑल सारा कुछ, वो मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। उसके बारे में जो आपके कोई क्यूरीज हैं वो भी हल करूँगा इंशाल्लाह, वो एक अलग व्लॉग में बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा इसकी इन्फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस है वीज़ा डी का। वीज़ा डी फाइल कर देते हैं, फिर वीज़ा डी का अप्रूवल आ जाता है, देन यू गेट अ स्टिकर ऑन योर पासपोर्ट कि इतने टाइम के लिए। अब उस फॉर्म में एक और चीज़ होती है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। तो डजेंट मैटर, मल्टीपल कर लो सिंगल कर लो, मतलब आप जाके फ़ौरन 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान तो नहीं आ जाओगे क्या आपको मल्टीपल चाहिए। अब जाओगे आपने 1 वीक बाद अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट कर लेना इंशाल्लाह, अल्लाह ने खैर की तो मल्टीपल हो या सिंगल हो डजेंट मेक एनी मैटर, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप जाओगे तो साथ ही आपने जाके अपने रेजिडेंस परमिट के लिए फिंगरप्रिंट्स देने हैं और सारा कुछ, आपका रेजिडेंस परमिट आ जाएगा तो दैट इज़ ऑटोमेटिकली मल्टीपल से भी मल्टीपल, जहाँ मर्जी जाओ जहाँ मर्जी आओ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीज़ा डी के फॉर्म पे वट्स एवर यू नीड सिंगल तो पुट सिंगल, यू लाइक मल्टीपल तो पुट मल्टीपल, डजेंट मैटर। ना आप आके फ़ौरन 1 महीने में वापस, 1 महीने में भी अगर आपको वापस जाना पड़े पाकिस्तान तो स्टिल आपका रेजिडेंस परमिट आ गया होता है तब तक, तो इससे नो इशू। मतलब आप आके अगले दिन तो पाकिस्तान जाके फिर वापस तो नहीं आओगे डेफिनेटली। तो मल्टीपल कर लो सिंगल कर लो व्हाट्स एवर यू वांट, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ये कोई बड़ी कंसर्न वाली बात नहीं है। तो बाकी ये सब कुछ प्रोसेस होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि आप पहली दफ़ा जब आपको ये नेशनल वीज़ा, तो आपको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहिए। इसमें मतलब रिस्ट्रिक्शन भी है एक लिहाज से, लेकिन ऐसा है कि ये नेशनल वीज़ा है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में लैंड हो। क्योंकि जब आप आते हो ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट टाइम आ जाते हो, तो आप उनको ईज़िली जो आपकी काउंटर्स होते हैं जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आके, इमिग्रेशन काउंटर सॉरी, जो इमिग्रेशन काउंटर पे जब आप आते हो तो आप उनको ईजिली सेटिस्फाई कर सकते हो, आप उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। वो आपसे कभी स्टूडेंट कन्फर्मेशन मांगते हैं, कभी कोर्स का नाम, ये वो सब कुछ वो चीज़ें मांगते हैं, तो आप ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज़ को आप इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो। तो आपको पहले ऑस्ट्रिया ही आना चाहिए, इसलिए ये है भी नेशनल वीज़ा, इट्स कॉल्ड ऑस्ट्रियन नेशनल वीज़ा। तो आपको इस पर ऑस्ट्रिया ही ट्रेवल करना चाहिए। इस पर आप दूसरे मुल्क मतलब नहीं लैंड कर सके फिर आ सकते हैं, मतलब इट वुड बी डिफ़िकल्ट। अगर आप चाहोगे तो दे माइट स्टॉप यू, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रिया सेंड करेंगे और इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैसा केस है मेरे पास, जो म्यूनिक लैंड करके नेशनल वीज़ा पे, और दे लेट हिम, मतलब उन्होंने उसको रोका नहीं, लेकिन द प्रोसेस फॉर इमिग्रेशन और वो सब कुछ के लिए इट वाज लाइक 1 आवर दे केप्ट हिम वेटिंग। उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स लिए, उससे सारी चीज़ें ली, सारी मालूमात ली, दे सेंड इट टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज़ ने फिर, ज़ाहिर है वो भी वेले तो नहीं बैठे हुए, उन्होंने कुछ टाइम लेके फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का जवाब दिया। क्योंकि इमिग्रेशन का केस था, उन्होंने जवाब देने जितना जल्दी हो सका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। आंसर दिया कि हाँ ठीक है, इट्स वैलिड, एवरीथिंग इज़ ओके, देन दे लेट हिम इन फ्रॉम म्यूनिख। लेकिन इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, और आप इतने लंबी फ़्लाइट के बाद आते हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इतनी, आप फ्लाइट के बाद हैसल के बाद आप पहुंचते हैं, तो उसके बाद अगर आपको इमिग्रेशन वाले रोक लें मतलब घंटा डेढ़, तो पीछे वाले जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं पाकिस्तानी, वो भी पेरेंट्स मतलब आपके और जो भी हैं वो भी परेशान होते हैं और सब कुछ। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए इट्स बेटर कि आप नेशनल वीज़ा पे डायरेक्ट ऑस्ट्रिया ही ट्रैवल करें फर्स्ट टाइम। और मोस्टली लोग वियना लैंड करते हैं, क्योंकि वियना की टिकट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बाकी शहरों से सस्ती होती हैं। तो वियना लैंड करें, उसके बाद जो भी आपका सिटी है वियना है, आगे पीछे आप ट्रेन में इजीली कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो वो सब मैं फिर आपको एक अलग व्लॉग में बताऊंगा कि कैसे, कहाँ पे ट्रेन, कैसे किधर से किधर जाए, कैसे, ये सब मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तो इस डी वीज़ा के प्रोसेस के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी क्यूरीज हो तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उनको आंसर करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें। बाकी ये कि अपनी क्यूरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में बता दें, जैसे भी है फेसबुक पे बता दें मुझसे, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।